प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम। प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत मंगलवार के बाद बुधवार के कार्यक्रम में। पढ़ाई में मन लगता है? सवाल इनका लिखा है इन्होंने, रुद्राक्ष नाम है इनका। कैरियर में किस तरह के फील्ड सेलेक्ट करने चाहिए? पढ़ाई ठीक हो जाएगी, अभी दिमाग तेज चलता है, पर पढ़ाई को छोड़कर बाकी सभी कामों में ऐसा क्यों होता है, ये जानेंगे। जीवन कैसा रहेगा संपूर्णतया, इसको कैसे देखा जाता है, ये जानेंगे। एक और विशेष प्रश्न है, सोचा आपसे पूछ लूं। रुद्राक्ष जब जन्म हुआ था इसका, तब दृष्टि में दिक्कत थी, अब वो काफ़ी सुलझ गई है, पर अभी भी जो है वो एक बीमारी है जिसको कि कहा जाता है माइल्ड सिरोसिस कहा जाता है, फंगल डैंड्रफ, जिसकी तकलीफ रहती है। वो क्यों होता है ये जानेंगे। बने रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक, कहीं नहीं जाना है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। अब बिजली तो है नहीं कि मैं क्या करूं, है, देखते हैं कब तक बिजली जो है वो रहती है। शुरू करते हैं। आज के गीता जी के श्लोक का अर्थ ना बड़ा अद्भुत है। ऐसे गीता जी के प्रत्येक श्लोक के अर्थ जो हैं वो बड़े जो है वो प्रेरणा देने वाले हैं। पर प्रेरणा की बात अगर इसको हम थोड़ी देर के लिए मतलब अलग कर दें, तो आप अगर गीता जी के प्रत्येक अर्थ को समझो और जीवन में उसको देख करके अगर आप उसको खाली महसूस करने लगे, तो एक अलग सा भाव पैदा होता है, जहां आपकी जो है वो ईश्वरीयता जागने लगती है। क्योंकि अंश जो है वो अंश ही की तरफ जाता है। हम किसके अंश हैं? हमारे अंशी कौन है? भगवान, परमपिता परमेश्वर। तो आप जब मंत्रों के निकट जाते हैं, आप जब पूजा पाठ के निकट जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप जो है वो अपने अंशी की तरफ बढ़ रहे होते हैं। फल गिरता है तो कहाँ गिरता है? नीचे। उसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? नीचे से, मतलब जमीन से, धरती से। ठीक वही बात है। तो गीता जी के जब आप श्लोक को पकड़ते हैं और उसको रगड़ते हैं, तो चंदन जैसी सुगंध निकलती है, जो बड़ी ही शीतल होती है और मन को बड़ी ही शांति देती है। आइए झट से, सबसे पहले तो मैं इनकी कुंडली में, आप पेन दे दीजिए। पेन का है? पेन यहाँ। आपने इनकी कुंडली देखी ना, यहाँ पे ऐसे कैसे तुला लग्न की कुंडली बनती है, शनि दशम स्थान में बैठे हैं और तुला राशि शनि की उच्च राशि होती है। पापग्रह की राशि यहाँ नहीं बनी है, यहाँ विषम संख्या की राशि बनी। एक बड़ी अद्भुत बात यह है कि लग्न में विषम संख्या की राशि का बनना बड़ा अच्छा होता है, ये मैंने बात बताई भी थी पहले आपको। और जिस राशि का लग्न में निर्माण हुआ है, अगर वो किसी भी ग्रह की उच्च राशि हो या मूल त्रिकोण राशि हो, तो ये और भी ज्यादा अच्छी बात हो जाती है। तो जरा विचार करिए, तो ये शनि की उच्च राशि है और शुक्र की मूल त्रिकोण राशि भी है, तो इस हिसाब से भी व्यक्ति जो है वो आगे बढ़ जाता है। और जिस राशि में शनि उच्च के होते हैं या जो ग्रह की उच्च राशि बनी है, वो ग्रह वहां से चौथे बैठा है, मतलब चौथे दसवें के संबंध में। ये इस कुंडली को तीन तरीके से, अलग तरीके का जो है वो प्रभाव जो है वो पॉजिटिव अप्रोच देती है। इसे अच्छा कहा जाएगा और सकारात्मक कहा जाएगा। ये तो तीन चीजें आपको ऐसे मैंने दिखा दी, पर ये तीनों ही चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको इस बात का अवलोकन अपनी कुंडली में भी कर लेना चाहिए। अरे बात बताऊं, एक बात बताता हूं। सुंदरता को जब कभी भी आपने देखा हो, जब कोई सुंदर चीज दिखे, जैसे हमारे काशी विश्वनाथ मंदिर, राधा कृष्ण का मंदिर, हमारे गांव के ठाकुर जी, हाँ कभी दिखाऊंगा। मेरे गुरु जी के यहाँ के ठाकुर जी बड़े दिव्य हैं, और ठाकुर तो कहीं के भी दिव्य ही होते। तो उसी तरीके से आप जो भी आपको सुंदर लगे ना, उसको कह देना चाहिए और दिल खोल करके उसकी प्रशंसा भी कर लेनी चाहिए। आमतौर पे मैंने कई बार ये बात महसूस करी है, जब मैं लोगों से बात करता हूं, तो पंडित जी वो बोलते नहीं हैं,
और अपने मन की करते हैं। आज ही मेरी राजस्थान की किसी महिला से बात हो रही थी, वो ये बोल रही थी वो कि वो अपने मन, पाली राजस्थान की कुंडली थी, वो अपने मन का तो कर लेते हैं, मेरी नौकरी लगी वो नौकरी में नहीं जाने देते, ये हुआ, कभी भी उन्होंने मुझे समझा ही नहीं। मैंने कहा कि ये विवाह करने का मतलब क्या है भाई, फिर विवाह ही क्यों किया था जब समझा नहीं था। एक गुजरात की कुंडली आई थी मेरे पास, बड़ोदरा की थी शायद। वो लड़का जो है वो लंदन में रहा, विवाह यहाँ उसके पिता ने जो है वो कर दी, विवाह कर भी लिया, उस समय कोई नाराजगी नहीं बताई। अब जब विवाह होने के बाद लड़की यहाँ थी, उसको चूंकि मिला नहीं था, पता नहीं क्या कोई वीज़ा वगैरह का वो चक्कर था, तो वो चला गया लंदन। अब वहाँ जो है वो अब वहाँ से फ़ोन करके कहता है कि मैं और तुम्हारा, हमारा और तुम्हारा कोई मैच ही नहीं है। अरे बेवकूफ़ आदमी, तो तेरी शादी हुई थी तो उस समय तुम्हारा दिमाग कहाँ था। ऐसे ऐसे लोग हैं। अब वो जो है वो लड़की रो रो करके पागल हो रही है, मेरा क्या होगा। अब उसके पिताजी जो है वो उसके सामने वाले के पिताजी को बता नहीं रहे, क्योंकि सामने वाला जो है वो उसका दोस्त है, उसके दोस्त की बेटी है। तो ये बात है, आपके सामने इस तरीके की समस्याएं बन सकती हैं। आपके सामने इस तरीके की समस्या ना बने, इस वजह से जागृत रहिए, इस वजह से जागते रहिए। जैसे होता है ना, हवलदार बोलते हैं जागते रहो, जागते रहो, बोलते हैं ना वो, जागते रहो। आप कितने सोए हो और कितने जागे हो या सोए ही हो, या फिर सो करके उठे हो, या फिर आधी नींद में हो, या फिर सोए रहे हो और जागने का नाटक कर रहे हो, या फिर बिल्कुल ही सो नहीं रहे हो और हमेशा जागते ही रहे हो। ये बहुत सारी चीजें हैं। आइए यहां देखिए, ये राहु की दृष्टि यहां गई, कर्क राशि को देखा इन्होंने, और शनि की जो है वो नीच दृष्टि यहां पे पड़ी है, और शनि की तीसरी दृष्टि केतु पे, और शनि की 7वीं दृष्टि यहां पे। गुरु की 5वीं दृष्टि यहां पे अच्छी नहीं, गुरु की 7वीं दृष्टि यहां पे सामान्यतः अच्छी, गुरु की 9वीं दृष्टि यहां पे अच्छी नहीं। समझ में आ रही होंगी चीजें। और बाकी जितने ग्रह हैं, तो मंगल की 4थी दृष्टि यहां के लिए हेडेक देने वाली, पर बहुत सारी चीजें लाभ में भी मिल जाएंगी, जैसे नौकरी, घर परिवार, सुख समृद्धि, धन धान्य, चौपाया सुख, चौपाया मतलब हर तरीके की बातें, आप जो भी चल अचल संपत्ति खड़ा करना चाहते हैं। और उसके बाद यहाँ पे 7वीं दृष्टि, तो ये तो अपने ही भाव को देखेंगे मंगल, तो ये अच्छी बात हो जाएगी। मंगल, कोई भी ग्रह अगर अपने भाव को देख रहा है आपकी कुंडली में, तो समझ लीजिए कि यहाँ अगर वो अपने भाव को देखेंगे जैसे, तो ये भाव जो है वो दाम्पत्य का है, ये भाव जो है वो डेली बेसिस का है, इनकम का, ये व्यक्ति प्रत्येक दिन के जीवन का है, ये भाव प्रत्येक दिन के जीवन का है, डेली रूटीन का है, और आपके छोटे समाज का है, आपके जो है वो उठने बैठने, सोने जागने, इन सब चीजों का है। तो अगर उस भाव का अधिपति वहां बैठेगा, उसको देखेगा, तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो अच्छी बातें होंगी, तो ये चीजें हो जाएंगी। उसके बाद 8वीं दृष्टि यहाँ शुक्र पे पड़ेंगी, तो अग्नि तत्व का ग्रह और भूमि तत्व की राशि को देखेगा, तो यहां से कमजोरी आ जाए, और यहाँ के अधिपति लग्न में बैठ गए, तो लग्नेश अष्टमेश होते हैं, तो लग्नेश ही जब अष्टमेश बन जाएंगे तो दोष मुक्त हो जाएंगे, है कि नहीं बात। लग्नेश ही जब अष्टमेश बन जाएंगे तो दोष मुक्त हो जाएंगे। और एक बात बताता हूं, इनकी कुंडली में मंगल भी अस्त है और इनकी कुंडली में शुक्र भी अस्त है, दो ग्रह अस्त हो गए। अब जरा ध्यान से देखिए कि जब जन्म कुंडली में लग्नेश ही अस्त हो जाएंगे, और जब कुंडली का आंतरिक बल, जिसे मास वोट यहां पे कहा जाता है, ये कमजोर हो जाए, जो व्यक्ति को गूढ़ और छोटी छोटी बीमारियों से और लंबे समय तक बीमारी जो चलती है ना, उसका भाव ये है। और एक बात इन्होंने जो पूछी है कि इसको फंगल इन्फेक्शन होता है। अब एक बात बड़ी अद्भुत है, ये याद रखिएगा कि जन्म कुंडली में अगर विषम संख्या की राशि बनी हो, शनि मंगल राहु केतु सबका प्रभाव, अगर राहु शनि का प्रभाव एक दूसरे को प्रभावित करता हो, जैसे राहु ने शनि को देखा है, शनि ने केतु को देखा है, शनि की दृष्टि यहाँ है, सारे के सारे ग्रह जो है वो इस भाव को जो है वो निचोड़ रहे हैं, खुद को भी परेशान कर रहे हैं लग्न में बैठ करके सारे। तो ऐसी स्थिति में बहुत बड़ी बीमारी नहीं होती, छोटी ही बीमारी होगी, पर वो अंतहीन होती है। मतलब आप ऐसी बीमारी में व्यक्ति को कभी भी विलंब नहीं करना चाहिए, उसके अंग्रेजी उपचार करने चाहिए जल्दी, जिससे वो जल्दी से उसके कीटाणु कट सके, मर सके। आप उस पर जो है वो ऐसा छोटा प्रहार नहीं कर सकते, छोटे प्रहार उस पर काम नहीं करेंगे, उस पर तीव्र और तीखे प्रहार ही काम करेंगे।
और जरा ध्यान से देखिए तो चंद्रमा, गुरु और बुध जो बैठे हैं, चंद्रमा, गुरु और बुध, ये जो तीनों बैठे हैं वो चित्रा के, विशाखा के बैठे हैं। और शुक्र, मंगल और सूर्य जो बैठे हैं वो चित्रा के बैठे हैं। शुक्र, मंगल और सूर्य जो बैठे हैं वो विशाखा के बैठे हैं, चित्रा के बैठे हैं। अब इसको समझते हैं। चित्रा मतलब एक ऐसा नक्षत्र जो रोग देने के लिए जाना जाता है, रोगी। हालांकि वो एक्टिव भी होता है, व्यक्ति को बनाता है, पर वो रोग भी देता है। विशाखा भी रोग देते हैं, पेट जनित समस्या। अब इस समस्या को जानने के लिए हमें यहां से नहीं पता चलेगी बात, यहां भी नहीं, यहां तो पता ही नहीं चले। हमको इनकी कुंडली में देखना होगा, इनकी कुंडली के किस ग्रह का बल कमजोर हो रहा है। तो इनकी कुंडली में जो बल कमजोर हो रहा है वो इनकी कुंडली में शनि का बल कमजोर हो रहा है और शुक्र का बल कमजोर हो रहा है। शुक्र का बल तो फिर भी आगे चल करके ठीक हो जा रहा है, पर यहां पे कमजोरी शनि का ज्यादा बन रहा है। उसके बाद इनकी कुंडली में मंगल का बल भी कमजोर हो रहा है और एक अवस्था में जाने के बाद इनकी कुंडली में जो द्वितीय भाव है वो थोड़ा कमजोर बन रहा है। ये मैं यहां से नहीं देख रहा हूं, या आप यहां नहीं देखना, ये मैं यहां देख रहा हूं। तो इस आधार पर हमें सबसे ज्यादा जो है वो ये ध्यान देना होगा कि हमें किस पे बल देने की आवश्यकता है। हमें वात जनित समस्या है, हमें उसको ठीक करना है। हमें पित्त जनित समस्या है, हमें उसको ठीक करना है। वात और पित्त के कारण ये समस्या उत्पन्न हो रही है। और मैं जहां तक समझता हूं कि ये जो स्थिति बन रही है, ये लग्न में जो इतने सारे ग्रह बैठे हैं ना, इसको देख करके कोई भी व्यक्ति प्रसन्न नहीं हो। हाँ हाँ, बहुत ज्यादा खुश होने वाली बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पे लग्न जो बना है वो स्वाति नक्षत्र का 16 डिग्री का पूर्णतया युवा है। अगर वो थोड़ा भी कमजोर हो जाता तो आपको और पटक के मार देता, और ये बीमारी और भी गंभीर हो सकती थी, क्योंकि लग्न को फिर बल नहीं मिलता। और जरा ध्यान से देखिए तो छठे भाव के अधिपति जो राहु बैठे हैं जहां पे, इसके अधिपति भी लग्न में बैठे हैं। और अष्टम भाव के अधिपति को देखिए वो भी लग्न में बैठे हैं। 12वें भाव के अधिपति को देखिए वो भी लग्न में बैठे हैं। परंतु बुध इस कुंडली के लिए राजयोग कारक होते हैं। वह जहां बैठेंगे तो एक अलग तरीके का भाव पैदा करेंगे जो जातक के जो है वो पर्सनालिटी को डेवलप करने में काम या सहयोगी सिद्ध हो सकता है। लेकिन शुक्र लग्न में बैठेंगे तो मालव्य योग घटित भी करेंगे, पर अस्त होने के कारण और वहीं चंद्रमा और सूर्य के बैठ जाने के कारण वो भाव और वो ग्रह और वो जो योग था वो राजयोग, वो मालव्य योग भंग हो जाएगा। तो मालामाल तो नहीं हो व्यक्ति, बुद्धिमान क्यों है पर ध्यान भटके क्यों? अभी इनकी कुंडली में दशा शनि की चल रही। अब जरा विचार बताओ, मैंने अभी ये बात देखी है इनकी कुंडली में कि इनकी कुंडली में अभी दशा शनि की चल रही है, और मैंने जो यहाँ पे चार्ट ये सारा देखा था, और मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले बताई कि शनि इनकी कुंडली में कमजोर हो रहा है, उसी ग्रह की दशा में इस जातक के जीवन में, चलो ठीक है कि ये है, पर ये अभी बढ़ा हुआ है या इस तरफ आपका ध्यान जा रहा है। मतलब ये जब तक शनि की दशा खत्म ना हो तब तक ये बीमारी आपकी दवा आपसे लेगी। समझ में आ रही होंगी चीजें? जब तक ये शनि की दशा खत्म ना हो, और ये दशा अभी 2032 तक रहेगी। अब आप कहेंगे कि पंडित जी अभी 12 साल या 10 साल, हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो अपने हिसाब से जी रहा है। आप अपने हिसाब से उसके हिसाब से ढाल लो अपने आप को, और नहीं तो फिर उपचार की मार डालिए उस पर, उपचार का प्रहार करिए, तब जाकर के काम बनेगा। अब 2-3 बात और बताता हूँ। शनि यहाँ पे कर्क राशि के बैठे हैं। इस आधार पे कई बार हमारे शरीर के अंदर का जो है वो इम्यून कमजोर होता है, प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है, या रक्त रेगुलराइज कमजोर रहता है। रक्त रेगुलर बेसिस पे वो कमजोरी से युक्त रहता है। हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि हम अपने रक्त की जांच कितने टाइम पे कराते हैं, कितने टाइम पे। पिछली बार कब कराया था, इस बार कब कराया, और उसको डिटेक्ट होने के बाद आपने कब उस पर लुहार की मार डाली थी। सुनार की मार नहीं, लुहार की मार कब डाली थी, मारो। दूसरे नंबर पे शुक्र जो है वो नवांश कुंडली में, ये जो संबंध है ना, ये शुक्र और मंगल वाला, ये खाली चरित्रहीन ही नहीं बनाते हैं। ये दरअसल, अब शुक्र कौन है? शुक्र जो है वो चमक के कारक होते हैं। जो होता है ना, जैसे एकदम बाहरी दमक,
बाहरी प्रभाव जो दिखता है आपके चेहरे पे, जो वो है, वो अस्त है। और लग्नेश भी तो हैं। मंगल कौन है? रक्त का सूचक। इसका मतलब है सीधा है और स्पष्ट है कि इस तरीके की बीमारी होगी और शुगर लेवल बढ़ता घटता रहता है। मतलब भविष्य में आने वाले समय में ये बीमारी ना हो, इस बात का ध्यान भी रखना होगा। मैं बिल्कुल शांत हूँ, आप हो कि नहीं? अगर नहीं है तो और इत्मीनान से पालथी मार करके पूरे जकड़ करके बैठ जाओ आराम से। और कार्यक्रम प्रत्येक दिन देखा करिए। अब आपको मैं इनकी कुंडली में पंचांग पे लेके आता हूँ। ये बात समझ में आ गई? करियर भी बताऊंगा, कहीं नहीं जाना है, मैं हूँ अभी। इनका जन्म कार्तिक माह में हुआ है, मतलब जिद्दी और अपने मन का करने वाला है, पर समझदार है। दक्षिणायन में जन्मे होने से आत्मबल की कमजोरी और पिता का सहयोग थोड़ा कमजोर हो सकता है। दक्षिणायन में जन्मे होने से कई बार व्यक्ति की मेंटल स्टेब्लिशमेंट और सूर्य से संबंधित समस्या कई बार देखने को मिलती है। जैसे सूर्य से संबंधित जो समस्या होती है ना, सूर्य आत्मबल, बालों से संबंधित समस्या, दांतों से संबंधित समस्या, नेत्रों से संबंधित समस्या, पेट से संबंधित समस्या, हड्डियों से संबंधित समस्या, ये कई तरीके की समस्याएं जो है वो जीवन में देखने को मिलती है। तो ये हो जाता है। दक्षिणायन में क्यों होता है? क्योंकि सूर्य जो है वो दूर चले जाते हैं, और सूर्य जब दूर चले जाते हैं तो उसकी रोशनी माथे पे पड़ती नहीं है। और आपको क्या लगता है कि ये दक्षिणायन और उत्तरायण कितना, किसी ने लिखा था कार्यक्रम के कमेंट में कि मुझे जो है वो दक्षिणायन उत्तरायण समझ में नहीं आते थे, मैंने अभी ये इसको आपके कार्यक्रम में देख करके जाना है। बहुत अच्छी बात है, रोज देखा करो। तो मैंने क्या बात कही कि दक्षिणायन में ऐसा नहीं कि कमरा बंद है तो सूर्य की रोशनी नहीं आ रही है, ना 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 ना, वो हमेशा आते हैं। नारायण है वो, उनको आना और जाना नहीं होता, वो हर जगह उपस्थित है। तो यहाँ पे मैंने क्या बात कही कि जो सूर्य हैं वो रोशनी के रूप में, उनकी जो किरणें होती हैं वो हर जगह भाव के रूप में उपस्थित होती हैं। वो साक्षात आपकी कुंडली के भगवान राम हैं और वो लग्न में बैठे हैं। तो सारी चीज़ें हैं, पर वो उनको बल नहीं मिल रहा क्योंकि दक्षिणायन के सूर्य कमज़ोर और कमज़ोर हो जाते हैं। इस कारण से कई बार व्यक्ति की पब्लिसिटी कमज़ोर होती है, कई बार उसका प्रभाव क्षेत्र कमज़ोर होता है, कई बार उसका इकोनॉमिकल कंडीशन कमज़ोर हो जाता है, कई बार वो उसका जो ये जो होता है ना इकोलॉजिकल सिस्टम, जो बाहर की दुनिया को समझने का भाव है, हमने सामने वाले को कितना समझा है, हमने सामने वाले को कितना जाना है, हमने अपने अंदर मोरालिटी को कितना जागृत करके रखा है, हमने सामने वाले को पसीने में देख करके कितनी बार पंखा झेला है, ये भाव सूर्य देते हैं। और वो कमजोर ना हो, है नहीं हालांकि, पर दक्षिणायन में होने से ये कमजोरी हो जाती है। हेमंत शिशिर ऋतु में तो और भी शनि की दशा में समस्या बढ़ जाती है। एक बात बताता हूँ, हेमंत, वसंत और शिशिर ऋतु अगर हो जाती तो ये समस्या और भी बड़ी हो जाती और विकट हो जाती, आप फिर झेल नहीं पाते। पर बहुत बढ़िया भगवान की कृपा रही कि आप हेमंत ऋतु में जन्मे, जहां व्यक्ति की प्रेम के प्रभाव के कारण आपको प्रकृति ने प्रेम स्वरूप एक ऐसा दे दिया है, चलो ठीक है ले लो, आप ले लीजिए, पर कहीं ना कहीं तो वो बात रहेगी ही क्योंकि वो निकटस्थ है। और एक बात बड़ी अद्भुत है कि अगर ग्रह निकट में भी बैठे हों, मतलब समझ रहे हैं ना, यहां बैठ गए, यहां बैठ गए, यहां बैठ गए। जैसे एकादशवां भाव शनि केतु ने पाप कर्तरी लगाया और वो पंचम भाव के अधिपति जो है वो जन्म कुंडली में दशम में बैठ रहे हैं, तो इस कुंडली के लिए तो वो योग कारक होते हैं, यानी कि एजुकेशन और व्यक्ति का यश, कीर्ति, मान, सम्मान ये तो मिल जाए। पर वो किस राशि में बैठे? कर्क राशि में। और कर्क राशि क्या है? कफ जनित राशि, कर्क राशि। और ये जो चंद्रमा की राशि में बनेगी तो व्यक्ति को कोई ना कोई ऐसी बीमारी दे देगी जो रेगुलर रहती है या बहुत लंबे समय तक चल जाती है, उसका इंतजार करना पड़ता है। मंगलवार के जन्मे होने से व्यक्ति में उग्रता व्यग्रता रहती है। शुक्ल पक्ष के द्वितीय तिथि के चंद्रमा, अब जरा देखो, ध्यान से देखिएगा कि पहले तो सूर्य उत्तरायण हो गए, अब चंद्रमा के पास बल तो है क्योंकि सूर्य दक्षिणायन में हो, पहले तो सूर्य उत्तरायण नहीं दक्षिणायन में थे तो वहां पे उनको कमजोरी मिल गई। सूर्य जैसे ही दक्षिणायन होते हैं तो चंद्रमा के पास एक अतिरिक्त बल मिलता है और वो चंद्रमा बल तो प्राप्त कर लिए, पर हुआ क्या कि उन्होंने अपना बल खो दिया। तो जो बल उनको सूर्य से मिल रहा था, ध्यान से समझिए, मेरी तरफ देखिए, कहीं बात निश्चित ना करिए, मैंने क्या बात कही कि जो सूर्य के पास बल मिला वो तो कमजोर हो गया, अब उसके बाद जो बल चंद्रमा को मिला था वो उन्होंने अपना बल खो दिया। तो जो बल सूर्य से मिला था वो तो है उसके पास, पर उन्होंने अपना बल ही खो दिया। इस कारण से कई बार व्यक्ति के जीवन में चर्म रोग की समस्या, चमड़े से संबंधित और मेंटल स्टेब्लिशमेंट अनस्टेब्लिशमेंट की समस्या
बढ़ जाती है, या कई बार वो हार्मोनल इशू क्रिएट करता है चंद्रमा, ऐसा है। ये इसी के कारण ये बेस बना है। मतलब आप यूं समझ लीजिए कि ये आपकी कुंडली के समस्त प्रकार की समस्याओं का एक जड़ बिंदु बनेगा, जो किसी भी तरीके से आपको प्रभावित कर सकता है। जैसे वो धन को लेकर के हो, जैसे आपके इमोशन को लेकर के हो, जैसे आपके कंट्रोल को लेकर के हो, जैसे आपके अनियंत्रित होने को लेकर के हो, भावनाओं के प्रवाह में बह जाने को लेकर के हो, धन को सही तरीका से सुनियोजित ढंग से खर्च ना करने की स्थिति को लेकर के हो। ये सारी चीजें आप जितना भी सोच सकते हैं, सोच सकते हैं। शूद्र वर्ण और राक्षस गण के जो लोग होते हैं, उनका प्रभाव शूद्र वर्ण और राक्षस गण के होने के कारण भविष्य को देखने में बड़ी तीव्र हो जाती है। मतलब आप अगर अपने आप को समझ लीजिए कि वस्तुतः आप किस गण के और किस वर्ण के हैं। तो अगर शूद्र वर्ण और राक्षस गण के हैं, मतलब आपको अपने अंदर उस बात पे काम करने की आवश्यकता है कि आपने स्वप्न क्या देखा, आपके दिमाग में कौन से थॉट क्रिएट हो रहे हैं, कौन सी बातें लगातार चल रही हैं, विचार कौन से बन रहे हैं, डरा रहे हैं, सतर्क कर रहे हैं, बता रहे हैं, क्या क्या चीजें हो रही हैं। ये चीज शूद्र वर्ण और राक्षस गण वालों में बड़ी होती है। वो तुरंत ही टाल जाते हैं सामने वाले की बात। तो ये तो बात यहां तक। अब एक बात बड़ी अद्भुत है, इनकी कुंडली को जरा देखिए, पंचम भाव भी खाली और नवम भाव भी खाली। उल्टा बोल दिया, पंचम भाव भी खाली, नवम भाव भी खाली, और दशम स्थान में के अधिपति जो हैं वो लग्न में बैठ गए। यानी कि व्यक्ति की कुंडली में सबसे ज्यादा जिस चीज पे विचार करने की बात है, वो गुरु से जोड़ करके आप कोई भी ऐसा काम कर सकते हैं जो गुरु से संबंधित हो, या फिर आपकी कुंडली में जितनी भी स्थितियां बन रही हैं उसके आधार पर आप क्रिएटिविटी के क्षेत्र में जा सकते हैं। खेलकूद, रासायनिक चीज, खेलकूद के क्षेत्र में करियर बना सकते हैं, क्रिएटिविटी के क्षेत्र में, फाइन आर्ट्स के क्षेत्र में करियर बना सकते हैं। उसके अतिरिक्त आप जो है वो बैंकिंग सेक्टर और शिक्षण संस्थानों से जुड़ करके अपना जो है वो कारोबार स्थापित कर सकते हैं, पढ़ने पढ़ाने का काम कर सकते हैं। इस दिशा में लेके जाने के बाद आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग हैं और आप पहले उस पर ट्राई करिएगा। मैं अगर नहीं होता ऐसा, अगर चंद्रमा है थोड़े कमजोर, तो ये बात तो जरूर है, चंद्रमा और सूर्य थोड़े थोड़े कमजोर जरूर हो रहे हैं, पर फिर भी मैं एक बार कहूंगा कि पहले व्यक्ति को उस बात पे फोकस करना चाहिए। और ओवरऑल की बात अगर मैं जहां तक करूंगा, तो सूर्य, मंगल और शुक्र अगर यहाँ नहीं बैठे होते तो यहाँ पे वैसे वस्तुतः खराब नहीं है स्थिति। यहाँ तो आपकी कुंडली में ऐसी बात भी दिख रही है कि व्यक्ति की पत्नी भी नौकरी करने वाली हो सकती है, और व्यक्ति की पत्नी भी बहुत ज्यादा सुदृढ़ मानसिकता की होती है, प्रचंड होती है, बुद्धिमान होती है, यशस्वी होती है, ऊर्जावान होती है, सुंदर होती है और अनुभवशील होती है। पर दरअसल यहाँ गौर करिए तो तीन तीन शुभ ग्रहों का प्रभाव इनकी कुंडली को बहुत ही मजबूती दे रहा है। तो यहाँ 3 ग्रहों का होना और यहाँ पे 3 ग्रहों का होना, ये अलग तरीके की मजबूत। इनकी कुंडली में सारे ग्रह लगातार एक साथ ही बैठते देखे जा रहे हैं, जैसे यहाँ पे इतने सारे और बाकी के सारे भाव खाली। यहाँ पे 3 ग्रह, यहाँ पे 3 ग्रह, बाकी के सारे भाव खाली। तो यहाँ शनि जो बैठे हैं वो कमजोरी दे रहे हैं। जो कौन है? तो लग्न और 12वें के अधिपति। ऐसी स्थिति में कि सप्तम भाव के अधिपति सूर्य अपने मित्र की राशि में और शुक्र के साथ बैठे हैं, जो कि भाग्य भाव का अधिपति है। तो सप्तम और भाग्य के अधिपति का दशम में जाना, इसका मतलब सीधा सा ये होगा कि व्यक्ति का जीवन जैसे ही दाम्पत्य से रिलेट करेगा वो तुरंत फ्लरिश करेगा। क्यों करेगा? कारण कैसे मैंने बताया कि ठीक होगा, क्योंकि वो अच्छे बैठे हैं और इस कुंडली के लिए शुक्र जो होते हैं वो अच्छे होते हैं। तो सप्तम भाव का संबंध जब किसी भी त्रिकोण से बने तो बेसिकली एक सूत्र ये कहता है कि बहुत अच्छा नहीं होता, पर फिर भी वो अच्छे होंगे। ऐसा कारण क्योंकि द्वितीय भाव जो संबंधों के निभाने का होता है, लॉन्गिविटी को देखा जाता है, स्ट्रेंथ देखी जाती है, वहां पे शनि बैठे। इसका मतलब है कि एक मजबूती तो मिलेगी पर थोड़ी कमजोरी के साथ मिलेगी, हो सकता है थोड़े विलंब के साथ बने, क्योंकि यहाँ के जो अधिपति हैं वो वस्तुतः स्वग्रही अगर नहीं होते, एक चीज को देखने के लिए कितनी सारी चीजें देखनी होती। यहाँ मैं था पर कहा गया कहाँ? यहाँ आ गया, उसके पहले इसे देखा, और यहाँ देखने से पहले मैंने यहाँ भी देखा, क्योंकि यहाँ के अधिपति होके बैठे हैं। लग्नेश जहां बैठेंगे उस भाव को बल देंगे। और सप्तम भाव के अधिपति नवम भाव के अधिपति के साथ केंद्र और त्रिकोण के अधिपति बलिष्ठ होकर के बैठे हैं। पत्नी पद वाली और अनुभव वाली होती है, शुक्र अनुभव है, मंगल ऊर्जा और सूर्य जो है वो उसका आत्मबल। और वो भाग्येश के साथ जब बैठेंगे तो कहीं ना कहीं मोरालिटी बहुत ज्यादा तीव्र होती है, व्यक्ति कभी भी निंदनीय पत्नी से विवाह नहीं कर सकता। और उसके बाद
यहाँ तृतीय भाव के अधिपति स्वग्रही और द्वितीय भाव के अधिपति जो शुभ ग्रह हैं, गौर करिए अपने भाव से 3-4 घर आगे, और इस भाव के अधिपति के साथ अगर वो नहीं बैठे होते तो सोच के चलिए और कंफर्म ये मान लेना चाहिए कि द्वितीय भाव का सुख क्षण हो जाता, कमजोर हो जाता। कुछ लोग YouTube पे कार्यक्रम बनाते हैं, तो आपको बता दूं, मैंने जिन जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है उसको वो अपनी भाषा में बता रहे हैं। ये बात मैंने गौर करी है। मैंने बीज कुंडली, क्षेत्र कुंडली की बात कही थी, वो वहां से अब शब्द सुनने को मिल रहे हैं। कुछ चीजें मैंने देखी हैं जो मुझे भेजा गया है किसी के द्वारा, उसके पहले उन्होंने कभी उस बात की चर्चा नहीं करी थी। मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पे आपको कुछ ऐसे सिद्धांत जो मैंने महत्वपूर्ण ज्योतिषीय कार्यक्रम नाम के प्लेलिस्ट में बना करके रखे हैं, आपको जाकर के अवश्य ही देख लेना चाहिए। नहीं तो कई बार उसको तोड़ मरोड़ करके जब लोग पेश करने लगेंगे तो उसके निश्चलता और उसके जो है वो पवित्रता में कमजोरी आने लगेगी। मैं नहीं चाहता ऐसा हो, क्योंकि जो चीजें हैं वो यथावत रहनी चाहिए। यहाँ पे शुभ ग्रह का अपने भाव से चतुर्थस्थ जाना और 3-3 शुभ ग्रहों के साथ बैठना किस भाव को बल देगा? द्वितीय भाव को बल देगा, है कि नहीं बात? जिस भाव के अधिपति अगर शुभ ग्रह बनते हो और उससे वो 4 घर आगे बैठे हो तो उस भाव का बल बढ़ जाता है। यहाँ पे शनि का बल इसलिए बढ़ जाएगा क्योंकि इस भाव का अधिपति बैठा है और अच्छे बैठे। वहां यहाँ पे शत्रु ग्रह ही नहीं माने जाएंगे क्योंकि वो उसके साथ बैठे हैं। थोड़े बहुत कमजोरीपन के साथ प्रेम हमेशा बना रहे, दाम्पत्य का सुख अच्छा रहे, संतान का सुख अच्छा रहे, यश, कीर्ति, मान, सम्मान और व्यक्ति को क्रेडिट मिलता रहे। और एक अद्भुत बात यह भी है कि शनि की दृष्टि जहां जहां भी जा रही है, यहां वो बैठे अच्छे हैं पर राशि अच्छी नहीं है। ये वस्तुतः आप जब इनकी कुंडली में लग्नेश को देखेंगे तो लग्नेश लग्न में ही बैठे हैं। लग्न से केंद्र में पापग्रह का बैठना और लग्नेश के ऊपर किसी पापग्रह का कोई प्रभाव नहीं है, तो शुभ ग्रह भी तो नहीं देख रहे हैं। ये एक अलग अद्भुत बात है। मैंने नक्षत्रों का अध्ययन में एक बात, 2 ही तो नक्षत्र बन रहे हैं खाली। शनि जो है वास्तविकता में बैठे हैं, जो कंप्यूटरीकृत शिक्षा की तरफ लेके जाते हैं। आप जो है वो आर्किटेक्ट बोलते हैं ना उसको, आर्किटेक्ट, वो बन सकते हैं। डिजाइनिंग का काम आपका बहुत अच्छा हो सकता है। इंप्लीमेंटेशन का काम करवाना, आप जो है वो लोगों को इस बात के लिए प्रेरित कर सकते हैं, इंप्लीमेंट करो। एनर्जाइज कर सकते हैं, लोगों में ऊर्जा भरने का काम कर सकते हैं। कर्म क्षेत्र में लग्न के अधिपति का उच्च का होना, बाप रे बाप, अद्भुत है ये तो। और गुरु, चंद्रमा, बुध यहाँ भी साथ में, यहाँ भी साथ में, और यहाँ पे शनि, मंगल और सूर्य का बैठना, ये अद्भुत बात। यहाँ पे व्यक्ति को 100% नौकरी का प्रयास पहले करना चाहिए, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। ओवरऑल ये कुंडली अच्छी है, कमजोर नहीं है। आपने पूछा था, मैंने बता दिया, अब क्या बताऊं। ये बात इतनी सी थी। आपकी कुंडली में षडबल में मंगल और बुध सबसे ज्यादा बलवान हो रहे हैं। सूर्य भी ठीक ठाक थोड़े कमजोर हो रहे हैं। सूर्य, चंद्रमा, गुरु, बुध, शनि, ये सब थोड़े कमजोर हैं, पर सबसे बढ़िया मंगल और बुध है। इस वजह से खेल का क्षेत्र भी बहुत अच्छा बनता है और शिक्षक बनने का क्षेत्र बहुत अच्छा बनता है, बोल करके धन कमाने का क्षेत्र बहुत अच्छा बनता है। आपकी कुंडली तुला लग्न की है और तुला लग्न की कुंडली के लिए 5 तारीख बहुत अच्छी होगी, 5 अंक अच्छे होंगे। मिथुन राशि, कुंभ राशि, मकर राशि अच्छी होगी। विवाह के लिए तुला लग्न की राशियां, तुला राशि जातिकाएं अच्छी रहेंगी। और उसके बाद मेष राशि, कुंभ राशि, मिथुन राशि, ये अच्छी रहेंगी। उसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में जो बात मैं देख रहा हूं, वहां पे दाम्पत्य का क्षेत्र बहुत अच्छा दिख रहा है, उसमें कोई कमजोरी नहीं है। धन भाव, अब धन से संबंधित चीजें देख लेता हूं क्योंकि वो लोग ज्यादा पूछते हैं। तो लग्न के अधिपति का लग्न में बैठना अस्त नहीं होते तो और भी ज्यादा श्रेष्ठ बात कही जा सकती थी। भवन वगैरह का सुख आपकी कुंडली में है और शनि मंगल की दशाओं में या शुक्र की दशा में आप इसके लिए प्रयास कर सकते हैं। उच्च शिक्षा का क्षेत्र आपकी कुंडली के लिए खराब नहीं है, आप बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं, पढ़ाई करते रहिएगा, डिग्री आपकी कुंडली में है। धन भाव के अधिपति का लग्न में आकर के अस्त होना, तो यानी कि लग्नेश अस्त और धनेश अस्त, इस कारण से वाणी पे कंट्रोल और संयम रखने की आवश्यकता है। अपने स्वभाव को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। उग्रता व्यग्रता नहीं चलेगा, उसकी कुंडली में आपकी जीवन में कोई आवश्यकता नहीं है। पराक्रम भाव के अधिपति का लग्न में आना, मेहनत करने की आवश्यकता होगी और कम्युनिकेटिव भाव है, आप उसको और बढ़ा सकते हैं। चतुर्थ भाव के अधिपति का चतुर्थ को देखना, ये व्यक्ति के जीवन में कई बार वैराग्य का भाव भी देता है और मेंटल अनएस्टेब्लिशमेंट का कारक होता है और कई बार वो आपको घर से दूर भी रखने का, हालांकि वो चीज़ें मिल जाती हैं। माता जी की आयु अच्छी होती है और कई बार माता जी आपके लिए रिस्पॉन्सिबल ज़्यादा होती है।
पंचम भाव के बारे में वही बात। छठे भाव के अधिपति का लग्न में जाना देना नहीं है, मंगल और शुक्र अस्त हैं, तो इस वजह से देने से तौबा करिएगा। जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को स्ट्रेंथ दीजिए, मजबूती दीजिए, वक्त दीजिए, परखिए, समझिए और दुश्मन कम बनाइए, आप हार जाएंगे। मैं ये कई बार देख रहा हूँ। सप्तम भाव के अधिपति का लग्न में जाना ये ठीक ठाक है, पर अस्त नहीं होते तो और भी ज़्यादा अच्छे हो सकते थे। बजरंग बली की पूजा, हनुमान चालीसा का पाठ प्रत्येक दिन करना चाहिए, हनुमत कवच का पाठ करना चाहिए। उसके अतिरिक्त मैं और कुछ उपाय आपको एक मंत्र बड़ा सा भेजूंगा, आप उसका जप करिएगा प्रत्येक दिन। अष्टम भाव के अधिपति का वो तो बात है, लग्न में बैठे हैं तो ये चीज़ ठीक रहेगी। शुक्र की दशा आपकी कुंडली खराब नहीं होगी, शनि की दशा खराब नहीं होगी, मंगल की दशा भी खराब नहीं होगी, थोड़े बहुत कमजोरीपन के साथ जाएंगे। बुध की दशा बहुत अच्छी रहेगी, सूर्य की दशा आपकी कुंडली के लिए अच्छी रहेगी, और चंद्रमा की दशा भी ठीक ठाक रहेगी, वो भी कमजोर नहीं। बुध जो है वो लग्न में बैठे, भाग्य का बल है, पितरों का आशीर्वाद है, ज्ञान का बल है, अनुभवों का बल है, कोमलता है, स्थिरता है। और अगर मंगलवार को नहीं जन्मे होते तो स्थिरता और भी ज़्यादा अच्छी हो सकती थी। आप अपने आप को और भी ज़्यादा सर्कुलर, जैसे होता ना कि लोगों से जोड़ करके रखने की आवश्यकता है। एकाकी मत होइएगा, बांधिएगा मत सीमाओं में अपने आप को। इस चीज़ को और भी ज़्यादा लोगों के सामने अपने आप को री इंट्रोड्यूस करिए, लोगों के सामने अपने आप को प्रकट करिए, उनसे बातचीत करने का मौका तलाशिए और अपनी पहचान बनाइए। क्योंकि दशम स्थान में शनि बैठे हैं तो ये बहुत अच्छा आपको आगे लेके जा सकते हैं। कर्क के बैठे हैं, सोशलाइज होना आवश्यक है। एकादशवें भाव के अधिपति का लग्न में होना, ये आपको दे देंगे सब कुछ जो भी चाहते हैं आप। पर अगर वहाँ पे लग्न में ही बैठे हों तो कई बार पॉलिटिकल व्यक्ति को बना देते हैं, पॉलिटिक्स में व्यक्ति का इंटरेस्ट हो जाता है। ये बात इतनी सी है। दशाओं के क्रम में अगर बात कहूँगा तो आपकी कुंडली में सूर्य थोड़े कमजोर परिणाम करेंगे, कई बार परेशान करते हैं मानसिक रूप से, मतलब जैसे होता है ना परेशान करना, इरिटेटिव नेचर का साउंड होता है। चंद्रमा सामान्यतया सम आधा परिणाम, मंगल अच्छे नहीं होंगे इस कुंडली के लिए, इस वजह से उनकी दशा में लेना देना कम करिएगा। घर की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी रहेगी, पत्नी, बच्चियां, बच्चे, माता, इन सब की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है। आक्रांताओं का खतरा ना हो, इस वजह से अपने घर को सुरक्षित रखिए और जहां कहीं भी हो अपने सुरक्षा के इंतजाम हाथ जरूर कर लेना चाहिए। बुध जो है वो जन्म कुंडली में अच्छे परिणाम देंगे। शुक्र और गुरु, आपकी कुंडली में गुरु जो है वो अच्छे नहीं होते तुला के लिए, इस वजह से गुरुओं की पूजा, एकादशी का व्रत, एकादशी को नमक या फिर रविवार को नमक, या एकादशी को रोटी, गाय की सेवा, गाय पालन का सामर्थ्य हो तो वो कर लीजिए। शुक्र जो है वो जन्म कुंडली में आधा परिणाम करेंगे, क्योंकि वो अष्टमेश होते हैं तो कई बार थोड़े कमजोर हो जाते हैं, लेकिन वो कमजोर होंगे नहीं, हो जाते हैं और होंगे नहीं, दोनों में अंतर। होना चाहिए था, पर वो कमजोर इसलिए नहीं होंगे क्योंकि वो अष्टमेश हैं, वो कमजोर इसलिए हो रहे हैं अपने भाव से क्योंकि वो अस्त हो रहे हैं। फिर भी वो आपको कम से कम कुछ ना कुछ तो दे ही देंगे, क्योंकि ग्रह अस्त होने का भी एक अलग और अद्भुत परिणाम मिल जाता है। शनि जो है वो आपकी कुंडली के लिए बड़े अच्छे होते हैं और वो आपकी कुंडली में बैठे हैं, आपको तकनीकी जानकार और तकनीक का जानकार बना रहे हैं। राहु और केतु आपकी कुंडली के लिए अच्छे नहीं होते हैं, इनकी दशाओं में सावधान रहने की आवश्यकता है। हालांकि अब बहुत खत्म हो गया, अब तो शनि में आ पाए, तो बुध आएंगे शनि के बाद, तो अब तो बुध की दशा तो और भी ज़्यादा बढ़िया रहेगी। बुध आपकी कुंडली के लिए खराब नहीं होते, अच्छे होते हैं और वो बैठे भी हर जगह अच्छे हैं। नवमांश कुंडली में स्वग्रही हैं। लग्नेश जो है वो नवमांश कुंडली में दशम में जा रहे हैं, केंद्र में बैठ रहे हैं भाग्य के अधिपति होकर के। और जरा गौर करिए तो यहाँ पे तुला राशि लग्न में बनी, यहाँ पे जो है वो तुला राशि त्रिकोण में बन गई, यहाँ पे जो है वो 12 नंबर की राशि रोग में बनी, यहाँ 12 नंबर पर, तब कर्म क्षेत्र। आप जरा गौर करिएगा तो यहाँ के जो गुरु सप्तमेश होते हैं या यहाँ के जो दशमेश होते हैं वो मंगल और चंद्रमा, गौर करिए दोनों एक साथ बैठे हैं। यहाँ पे चंद्रमा और मंगल केंद्र और त्रिकोण का संबंध बना रहे हैं, पर ये षडाष्टक में होंगे। यहाँ पे चंद्रमा और मंगल भी यही बात है। इसका मतलब है यहाँ पे चंद्रमा और मंगल एक साथ, व्यक्तित्व का निर्धारण अच्छा होगा। अगर इस व्यक्ति को आगे बढ़ाया जाए तो निस्संदेह आगे बढ़ जाएगी। वायवीय तत्व का लग्न है, तीव्रतम विकास की गति मिल जाती है। क्लियर है। होरा कुंडली के आधार पर आपकी कुंडली में जो बात बन रही है उसमें शुक्र, मंगल, सूर्य और शनि इनकी दशाएं, शुक्र, मंगल, सूर्य और शनि इनकी दशाएं पॉजिटिव होती हैं, पर मेहनत कराने के बाद, मतलब करना होगा, वो ग्रह मांग रहा है। उसके अतिरिक्त राहु, केतु, चंद्रमा, गुरु और बुध, ये सामान्यतः इनकी अंतर्दशाएं भी आपको सुलभ और मानसिक शांति के साथ बीत जाती हैं। अब आइए गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूँ। गीता जी के 10वें अध्याय के 30वें श्लोक में भगवान ने बात कही है, बड़ी अद्भुत कह दी है। वैसे तो वो कुछ ना कुछ हमेशा अच्छे ही कहते हैं, हमेशा ही अच्छा कहा है जिसने। और यहाँ पे क्या कही, यहाँ पे कही, अरे कितनी बड़ी बात है, जरा सोच के देखिए। दैत्यों में प्रहलाद मैं हूं, भगवान ने बात कही, दैत्यों में प्रहलाद मैं हूं,
और गणना करने वालों में काल मैं हूं। एक सेकंड भी नहीं जाती इधर से उधर से, श्वासें सुरक्षित हैं, कछुए की तरफ बचा के रखिए। हाँ, और उसके बाद क्या है, पशुओं में सिंह मैं हूं और पक्षियों में गरुड़ मैं हूं। भगवान सवारी किसकी करते हैं? गरुड़ की पीठ पे बैठ के सवारी करते हैं। और भगवान ने अवतार कौन सा लिया था? नृसिंह अवतार। प्रहलाद को किसने बचाया था? खंभे से फाड़ करके। आमतौर पे लोग क्या कहते हैं? आमतौर पे लोग ये कहते हैं काम करो, बिल्कुल करो, कर्म करना आवश्यक है, क्योंकि कर्म का सिद्धांत तो काम करने के लिए ही बताता है। पर आपने ये बात नहीं समझी। भक्ति का सिद्धांत ये कहता है ताला बंद करो, खुद घर के अंदर हो जाओ, चाबी बाहर फेंक दो और तपस्या में बैठ जाओ। आपके अंदर अगर इतनी क्षमता है तो तपस्या करिए और वो ताला भी खुलेगा और भगवान अंदर भी आएंगे और आप बाहर भी निकलोगे। बाहर निकलने का मतलब दुनिया से बाहर जाना, अंदर आने का मतलब आपके अंदर ईश्वर का प्रवेश द्वार का खुल जाना। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। आपके दरवाजे कितने खुले हैं? तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।